दिख रहा है ना, विजिबल है। तो पहला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे डैश को डैश मानता है और लेव वाइगोस्की क्या मानते हैं, मतलब भाषा के संबंध में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के बारे में है। ठीक है, हाँ भाई गार्गी मैम तुमको पता तो है ना, फिर भी दीदी के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन सटीक आंसर आपको बताया जा रहा है। तो जो पहला प्रश्न है इसका आपका क्या है, आत्म केंद्रित वाक्य क्या रहेगा, तो कहेंगे इसका आपका सी ऑप्शन। वेट, आपका यहां सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है आज के क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, जूम इतना सही है, दिख रहा है ना अब तो चलेगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, फिर इसको जूम कर लेते हैं। दिख रहा है सही, प्रश्न नंबर 2 है, ये क्या है, अच्छा 2 इधर भी है, ये प्रश्न नंबर 1 था और इसी के ऊपर जाएंगे तो हमारा प्रश्न नंबर 2 यहां पे है, रुक जाओ। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होगी कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग करता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों में संशोधित करता है। ठीक है, दिख गया, चलेगा। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, ऊपर है आपका प्रश्न नंबर 3, कथन और कारण। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में क्या है, कथन है, और जूम करना है थोड़ा, चलो देखो। कथन है आपका, लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, कारण यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संसाधित करता है। तो यहाँ आपका तीसरे का क्या सही रहेगा, डी, कि ये दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या सही से नहीं करता है। आपका तीसरे का क्या है, यहाँ डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम चलें आपके चौथे नंबर प्रश्न की तरफ, चौथा प्रश्न दिख रहा है, थोड़ा सा छाया आई हुई है पेपर में पर मैं आपको पढ़ के बता दूंगी प्रश्न क्या पूछा हुआ है। बच्चों ने पीडीएफ बस ऐसे ही बनाकर भेज दिया, जैसे भेजा समय से भेज दिया, वो बहुत है। तो चौथा प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ाता है ना, जो आपकी विवेचनात्मक सोच को बढ़ाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, या द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। ठीक है, चलिएगा। तो यहां आपका चौथे प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा, तो कहेंगे ए, कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारणों का हाथ था। ये ज्यादा आपको विवेचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को आपको दर्शा रहा है। ठीक है, यहां बच्चा ज्यादा अच्छे से बोल पा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। ठीक है, छात्र एक शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है, छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है, या एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो यहाँ 5 का क्या रहेगा, आपका डी ऑप्शन सही जवाब। लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण होगा कि छात्र क्या है, दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। ठीक है, चलिए भाई अब आपका प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 है, कथन और कारण आपको बताने हैं कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष तत्वों के निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। या और कारण है, विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो छठे का आपका क्या होना चाहिए, यहाँ आपका होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत हैं, यहाँ दोनों ही बात आपकी गलत कही गई है। ठीक है, चलिएगा। और आपका प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, इधर आइएगा, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है और इसका आपका सटीक उत्तर क्या होना चाहिए, तो देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। बुद्धिमान अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, या फिर बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है, और बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिली होती है। ठीक है, तो 7वें का जो है गार्गी दीदी ने आपको ए और सी इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है कंफर्म, वो तो जब आपकी ओरिजिनल आंसर की आएगी उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं। बाकी ए और सी दोनों ही लग रहे हैं, होगा क्या वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ऑथेंटिक रूप से तो नहीं कहेंगे कि यही उत्तर आपका सही है। 8 है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है आपका 8 की भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है, भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है, या भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है। तो यहाँ क्या है, आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है
कि विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो 9वें प्रश्न का आपका क्या होगा? विकास के मनोसामाजिक, ऑप्शन है पहला भाषाई, दूसरा मनोसामाजिक, तीसरा है भौतिक और चौथा है संज्ञानात्मक। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? मनोसामाजिक। ठीक है, चलिएगा अब प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कथन है, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण है, अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए बताइएगा, तो इसमें कौन सा आपका सही रहेगा? दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है कि दोनों ही गलत हैं, कि भय और तनाव का वातावरण, है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं 10वें के। ठीक भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न देखो, प्रश्न है, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो आपका प्रश्न नंबर 11 का होना चाहिए क्या कि छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव। बिल्कुल, तो यहाँ क्या है, बच्चे के स्वयं के अनुभव जब साझा हो रहे हैं तो यहाँ आपका क्या है, ए ऑप्शन सही हो जाता है कि छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका क्या कहते हैं, गाइड को। तो गाइड थोड़ी दिखाएंगे आप बच्चों को, तो यहाँ सबसे बेस्ट आपका क्या है, अनुभव साझा करने हैं बच्चों को। ठीक है, चलिएगा अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? देखिएगा कि 10 साल की काकुली गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो देखते हैं, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। आलम्बन का मतलब क्या है? सहायता देना, पाड़ या ढांचा प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही जवाब। डरो मत नानू, मैं हम कल के एग्जाम से डर लग रहा है, डरना नहीं है, बढ़िया हो जाएगा। कोई प्रश्न नंबर 13 क्या है? थोड़ी सी छाया है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है, उस पर ध्यान केंद्रित रखती है। तो निम्न में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है? संज्ञान, संज्ञानात्मक संघर्ष, अधिसंज्ञान या फिर आपका स्मृति। तो प्रश्न नंबर 13 का आपका क्या होगा? भाई वो अपनी समस्याओं के बारे में सोच रही है, एक को तो अच्छे से कर लेते, एक को गलत, मतलब एक को कम समझ पा रही है, तो वो अपने ऊपर अधिसंज्ञान यानी कि खुद के विचारों पर सोचना, वही तो मेटाकॉग्निशन है। ठीक है, चलिएगा अब आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या है कि सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, या फिर आपके शिक्षार्थियों की सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देने। तो यहाँ आपका होगा बी ऑप्शन कि शिक्षार्थी के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी कैसे होंगे? तो देखेंगे, दिनचर्या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं, कल्पनाशीलता, खेल, उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका तो ए ही हो जाएगा कि वो अपनी दिनचर्या का बहुत सख्ती से पालन करते हैं। मैम कुछ दिख नहीं रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ, से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। वर्णनात्मक अध्यापक, अनुकूलित अधिगम, पारस्परिक अध्यापन या फिर ग्रहणशील अधिगम। तो प्रश्न, किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यानी कि पारस्परिक अध्यापन। पारस्परिक अध्यापन में क्या है? एक दूसरे की भूमिकाओं का विनिमय करेंगे वो। संस्कृत का भी करवाएंगे। अभी संस्कृत का मेरे पास तक क्वेश्चन पेपर आया नहीं ना, आप में से किसी ने भेजा है ना। आप देखो, आपकी ड्यूटी होती है कि प्रश्नोत्तर तभी तो कराएंगे, हम पेपर देने गए नहीं। आप भेज दो, ऐसे ऐसे पीडीएफ बना के भेज दी बच्चों ने। एक दो भेजता बेचारा, उसने करी कोशिश करी पर वो ढंग से नहीं कर पाया, धूप छांव हो रही थी। साफ सा पीडीएफ आता तो आपको भी दिख जाता। अभी संस्कृत का मेरे पास तक आया भी नहीं है, तो आ जाएगा जैसे ही मैं आपको संस्कृत का भी करा दूंगी, इसके बाद हिंदी कराऊंगी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य को उपयुक्त वर्णन करता है? बताइएगा। शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना, उनके क्षेत्रों की पहचान करना, या फिर आपका उनके क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यहाँ आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। नैदानिक आकलन यानी कि उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना, कहाँ कमी रह गई है। ठीक है, आ जाते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर क्या कह रहा है? कारण, अब कथन और कारण। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा यहाँ? सी ऑप्शन की दोनों ही सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। चलिएगा, अब प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्या कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह
पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल ए ही होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के जो हिमायती क्या कहेंगे कि बच्चे क्या है, एक विशिष्ट संस्कृति के यानी कि एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होंगे और जिस माहौल में होंगे वो उनकी पृष्ठभूमि उनको प्रभावित करेगी ही करेगी। तो चलिएगा कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय परीक्षण देना और प्रोत्साहित करना, या विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना। प्रश्न नंबर है आपका 20। तो एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना, प्रस्तुत करना हो, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए, है ना, तो खोजने के लिए खुले सिर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड प्रश्न, तो आपका क्या होगा, यहाँ डी हो जाता है। ठीक भाई, चलिएगा अब प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को डैश का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए भाई? दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आपका सी हो जाएगा। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से सीखते हैं, तो आपका यहाँ क्या सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अब आ जाते हैं आपका प्रश्न नंबर 22 की तरफ। ने प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोज करने के अवसर मिलते हैं। कथन है और कारण है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो बताइएगा, तो ये आपका क्या है 22 का दोनों ही ए सही है और आर क्या है गलत है कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण नहीं कह सकते हैं। तो चलिएगा अब आपका अगले प्रश्न पर 23 नंबर प्रश्न जूम करूं थोड़ा, चलिएगा थोड़ा सा और जूम कर देती हूं। अब दिखा कि नहीं दिखा? लेवाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने विद्यार्थियों के साथ परस्पर अध्यापन का पालन करना चाहिए, पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। तो यहाँ आपका भाई क्या है, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसका क्या है आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 24। हाँ संस्कृत भी कराऊंगी, दिक्कत मत लो, ठीक है कराऊंगी। नई अवधारणाओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के, यानी कि आपको जोड़े मिलाने हैं। नीचे भी इसमें क्या है, जोड़े मिलाने हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का आपका क्या हो जाता है, उदाहरण, गैर उदाहरण, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच बढ़ाना, परिभाषा देना। परिभाषा तो नहीं देंगे, मतलब कि आपका क्या 1 2 3, यानी कि ए ऑप्शन इसका आपका सही हो जाता है। बाकी तीनों ही ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं बी आपके 25 नंबर प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो भाई देखो, लेवाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? एकीकृत प्रक्रिया, पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, या फिर आपका एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो आपका प्रश्न नंबर 25 का क्या है, वो सहयोग को बल देते हैं। लेवाइगोस्की किसको, सहयोगात्मक प्रक्रिया की तरफ ज्यादा है। ठीक है, तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और जूम कर दूं थोड़ा सा, बता दिया करो। लो ज्यादा ही हो गया ये तो भाई, जरूरत से ज्यादा हो गया। हाँ चलो, तो प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 26। तो देखते हैं, बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। तो इसका आपका हो जाता है ए ऑप्शन की बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 27 की तरफ कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? सीखने के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात की है, रचनात्मक आकलन की बात की है। तो 27 नंबर प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन कि पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करवाना। यह आपका अधिगम के लिए आकलन से संबंधित है। ठीक है, चलिएगा अब आपका प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। कथन कारण कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण कि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप उन्हें संभावना अधिक हो जाती है। तो यहाँ आपका 28 का क्या हो जाता है, बी कि दोनों ही गलत हैं। 28 का क्या है, बी दोनों ही आपके कथन और ये कारण। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या पूर्व ज्ञान सीखने की कोई भूमिका नहीं होती। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते और सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं को नहीं दोहराते। ठीक है, चलिएगा पीडीएफ सेंड कर दिए ग्रुप में। ओके ओके, तो इधर आ जाइएगा। यहां आपका क्या हो जाएगा, 29 का आपका डी ऑप्शन की सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और आपका अंतिम प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा कि व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह होते हैं। तो ऑप्शन है जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है, जेंडर पहचान आनुवंशिक रूप से निर्धारित है। क्या हो जाएगा कि जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित हैं। जेंडर भूमिकाएं भाई समाज सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है आपकी, केवल और केवल यहां पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है।
हाँ भाई, क्वेश्चन बढ़िया आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अभी 2 मिनट